ठीक है, वैसे पार्ट 52 से 78 तक आता है, इसमें पार्ट 5 आता है, 47 कुछ आता है, और प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल आपके 78 तक आते हैं। क्योंकि जैसे 74 है या 75 है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल है, लेकिन उसमें तो ये लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होगी और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी। तो प्रेसिडेंट तो उसमें भी आता है। तो 52 से 61 तक आते हैं, लेकिन टोटल जो आर्टिकल है वो 78 तक आते हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। कहाँ से 78 सर? 52 से। 52 से सर, तो 52 से 78 तक एकदम लगातार किसी ना किसी तरह से रिलेट करता है। हाँ, सारे आर्टिकल ऐसे आएंगे, जिस भी टॉपिक पे आएंगे ना, वो एक चीज का होगा, उसी के सारे आएंगे। यस सर। ठीक है, पार्ट 5 है। पार्ट 5 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। हम बात करते हैं ना एग्जीक्यूटिव, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, ये बताओ। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। कार्यपालिका भी एग्जीक्यूटिव होता है। तो कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं? केंद्रीय कार्यपालिका सर, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। नहीं, लोकसभा राज्यसभा तो लेजिस्लेचर हो गया ना, तो न्यायपालिका वो तो हो गया, विधायिका हो गया, उसमें कार्यपालिका कहाँ से आ गया? सर जैसे कोई भी कानून बनता है तो उसमें राष्ट्रपति का मतलब मोहर लगता है ना, जैसे लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, फिर फाइनली मतलब राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति का जब स्टाम्प लग जाता है, मोहर लग जाता है, मतलब स्वीकृति मिल जाता है, तब वो फाइनली कानून बन जाता है। बिल्कुल ठीक। तो हाँ, तो ये तीनों मेरे हिसाब से आना चाहिए। कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, राष्ट्रपति से स्वीकृत करता है, सर मोहर लगाता है। कानून पास कहाँ होता है? मतलब में होता है सर, सदन में होता है, पार्लियामेंट। तो वो तो विधायिका हो गया ना, कानून बनाने का विधायिका का है। यस सर। यस सर। तो कार्यपालिका कहाँ होगी? तो पूछ रहा हूँ, कार्यपालिका सर, कार्यपालिका सर एक मिनट, कार्यपालिका हो गया प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। बहुत बढ़िया। और सर, और ये राष्ट्रपति भी होता होगा सर। राष्ट्रपति देश का तो हेड ही है, बिल्कुल, वो तो सबसे पहले बोलना चाहिए। और सर, और जो राज्यसभा के मेंबर्स है ना, वो भी इंक्लूड होंगे सर? नहीं, रमेश मैंने अभी बताया ना, वो विधायिका का हिस्सा होते हैं। वो डिफरेंस समझो, विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग चीज है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और कार्यपालिका का होता है कानून को लागू करना। हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका। इस कार्यपालिका और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एंड सर, विधायिका मीन्स लेजिस्लेचर। तो सर, ये फिर इसमें वो आएंगे सर, ये अपने IAS अफसर, PCS अफसर, वो लागू करेंगे सारी जो IAS ब्यूरोक्रेट्स। बिल्कुल आते हैं वो सारे, जितने होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होते हैं। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टॉप लेयर की। वो जो होते हैं ना ब्यूरोक्रेसी, IAS, वो इनको असिस्ट करते हैं, वो उनकी टीम होती है। सर, नीति आयोग है क्या? देखो, जितने आयोग है ना, एक हेल्प करने के लिए आयोग नहीं आएगा। देखो, प्रेसिडेंट तुमने बताया, तो प्रेसिडेंट आएगा तो वाइस प्रेसिडेंट का छूट जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट तो आएगा। यस सर, आएगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुमने बता दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। 4 तो नेचुरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, 4 तो बता ही दोगे तुम लोग। गवर्नेंस आएंगे फिर सारे स्टेट के, मुझे लग रहा है। नहीं, यूनियन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन मतलब केंद्रीय कार्यपालिका। जो गवर्नर है वो राज्य कार्यपालिका का हिस्सा हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में जो होता है वो क्या सर? है तो प्रदेश ही ना, भले केंद्र शासित है तो प्रदेश ना। यस सर। वहाँ तो उपराज्यपाल होते हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चार क्लियर है? यस सर। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री भी आएगा ना सर? और मंत्रिमंडल। तो ये 2 पार्ट हो गया कि एक ही में मतलब किया जाएगा सर, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल? मंत्रिमंडल के जितने लोग होते हैं ना, वो सारे के सारे कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव। और अच्छा, तो जो कार्यपालिका का कलेक्टिवली उसका जो हेड होता है, एक प्रधान होता है, वो होता है प्रधानमंत्री।
तो सर ये दोनों को 2 काउंट करेंगे या एक ही में काउंट करेंगे? अब वो 2 अलग अलग बॉडी है ना। अच्छा अच्छा, यस सर, ओके सर। ठीक है, कार्यपालिका का कोई भी सदस्य जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, और प्रधानमंत्री के बिना भी कार्यपालिका किसी और को चुन सकती है। अभी हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अगर कल को डिसाइड करती है कार्यपालिका का मोदी जी को नहीं अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री या राजनाथ को बनाएंगे, तो बना सकते हैं, कोई रोक थोड़ी ना उनके ऊपर। यस सर। तो अलग हुआ है ना। यस सर। वो 75 में जब इलेक्शन हुआ था तो 2.5 साल चरण सिंह रहे थे प्रधानमंत्री, 2.5 साल मोरारजी देसाई रहे थे। वो जो विश्वास प्रस्ताव जो मतलब कि लाया जाता है उस टाइम ना सर, अविश्वास प्रस्ताव तो अपोजिशन लाती है, वो लाती है कि सरकार अल्पमत में, सरकार के पास 50% सीट नहीं है। यहाँ Yes, पर sir. आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास 303 सीटें हैं, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है जिसके बहुत सारे मेंबर हैं, जिसमें आपके रविशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह, अमित शाह और ये आपके जयशंकर, ये सब मेंबर है उस मंत्रिमंडल के। यस और सर। उन सबने अपना एक प्रधान चुना हुआ है, उस प्रधान का नाम है नरेंद्र मोदी। कल को ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें प्रधान बदलना है, हम अपना प्रधान किसी और को बनाते तो बना सकते हैं वो। यस सर उससे प्रधानमंत्री भी बदलेगा? सर ये मिनिस्टर तो बाद में बनते हैं, पहले तो सर पीएम बनता है, पीएम इन मिनिस्टरों को चुनता है कि कौन कौन मेरे मंत्रिमंडल में आएंगे। बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में सब कुछ चुनता है मंत्रिमंडल को, शपथ कौन दिलाता है पहले बताओ? सर जुडिशियरी? शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिमंडल को सर राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो ये सब जो मंत्रिमंडल जो होता है वो राष्ट्रपति की टीम है। यस सर। और राष्ट्रपति की टीम है तो उस टीम का एक प्रधान है। और बिल्कुल ठीक है, इन प्रैक्टिस ये होता है कि पहले से पता होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो होता है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव होते हैं, पहले से पता होता है इलेक्शन से पहले कि अगर ये फलानी पार्टी जीतती है इलेक्शन तो हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमें पहले से पता होता है। और फिर वो प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि मेरे मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, प्रैक्टिकल ऐसे होता है। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब आप बात करते हैं पॉलिटी में, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो प्रधानमंत्री को एड एंड एडवाइस देती है राष्ट्रपति को। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हर मिनिस्टर तो कम्युनिकेट नहीं करेगा ना प्रेसिडेंट से जाके, ये कभी कोई पहुंच रहा है कभी कोई पहुंच रहा है, वो अपना एक मुखिया चुनाएंगे ना जो प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करेगा, तो उस काम के लिए प्राइम मिनिस्टर होता है। बट हाँ, ये एक अलग चीज है कि वो डी फैक्टो होता है हेड, और प्रेसिडेंट होता है वो डी ज्योर होता है। सारी पावर प्राइम मिनिस्टर होता है। 2 टर्म यूज होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, हम बोलते हैं हेड डी जोर। डी जोर का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है। और प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला जाता है हेड एग्जीक्यूटिव हेड डी फैक्टो। इन फैक्ट में वही प्राइम मिनिस्टर हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है। प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो होते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। बट हम अगर बात करेंगे पॉलिटी के टर्म्स में, तो एक प्रेसिडेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रेसिडेंट चुनता है। और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक हेड होता है जो कम्युनिकेट करता है काउंसिल के डिसीजन को, प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करता है उस काउंसिल के बिहाफ पर। ठीक है, सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर, एक बार इसको सिंप्लीफाई करके। मतलब क्या समझ में नहीं आया? मतलब ये वाला सर 2 टर्म जो आपने बताया ना, मतलब एक राष्ट्रपति वाला। यस सर। बाकी समझ में आ गया? हाँ सर, बाकी समझ में आ गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर समझ में आ गया ना? सर Yes, एक sir. डाउट है सर जैसे आपने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने प्रधान को बदल सकती है, तो सर यदि वो अपने प्रधान को बदलती है तो क्या भारत का प्रधानमंत्री भी बदल जाएगा सर? अब खुद बदल जाएगा, कौन बदलेगा? तो वही तो हुआ, दोनों तो एक ही चीज है ना। यस सर। मंत्रिमंडल का हेड होता है, वही तो प्रधानमंत्री होता है देश का। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया ना? जस्ट लाइक अभी बिल्कुल जैसे सर। यूके में हुआ है, यूके में भी तो आई थिंक पता नहीं हाँ बहुत सही। ठीक है, सही है। ठीक है, लीसा रे क्या बोले, लिस्ट्रस। माइक्रोफोन। हाँ यस सर, बोरिस जॉनसन। सर वैसे एक बात है सर, अगर प्राइम मिनिस्टर को ये लगने लगे कि ये मुझे चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर पहले मंत्रिमंडल के बंदों को ही चेंज कर दे, ताकि फिर वो अपने बंदों को कर दे। हाँ तो कर ले, तुम क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो? बोलने दो। ठीक है, वो कुछ भी करे। वो तो टाइम टू टाइम मतलब विस्तार होते रहता है सर। अभी हाल ही में तो
नहीं, प्रिंसिपल विस्तार याद की करो। बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो चेंज करने के लिए कह रहा हूँ ताकि वो प्रधानमंत्री को ना चेंज कर पाए। अच्छा, टोटली। तुम प्रिंसिपल याद करो ना, तुम इन चीजों को याद कर रहे हो। बाकी अगर तुम्हें चाहिए तो लाइव एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र में यही हुआ था। हाँ सर। ठीक है, यूनियन नहीं स्टेट में हुआ, यही हुआ। शिंदे गुट ने यही किया था। ठीक है, तो पहले रूल्स तो सीख लो, फिर उनको तोड़ना मरोड़ना कैसे बाद में सीखना। यस सर। ठीक है, तो 4 एग्जीक्यूटिव हेड समझ में आ गए। यूनियन हेड एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं? यस सर। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट। बस हाँ। अब इन 4 के अलावा एक 5वां होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल। याद रखना, यस सर। बहुत खास आदमी यस होता है। सर। ये जो होता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा पता है। ये जो होता है ये गवर्नमेंट मतलब कि केंद्र सरकार की ओर से मतलब उनका वकील होता है। जैसे उनको अगर कोई केस, उनके ऊपर अगर कोई केस किया जाता है या उनको अगर अपना कोई मुकदमा लड़ना होता है तो उनके तरफ से ये अटॉर्नी जनरल जो होता है वो लड़ता है। और इसे जो नीचा एक पोस्ट होता है कि स्टेप, वो सोलिसिटर जनरल बोलते हैं उसको, जो अभी तुषार मेहता। बहुत बढ़िया। हाँ, और बोलो मैं तो, और बोलो, और क्या बोल रहे हो? कैरी ऑन। विजय कुछ बोल रहे थे सर, मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा विजय बोलो। हाँ सर, वो सॉरी, अटॉर्नी जनरल कोई गोपाल राव करके है। वेणुगोपाल राव। वेणुगोपाल तो अभी रिटायर होने वाले हैं, हट रहे हैं, दूसरे आने वाले हैं उनकी जगह पर। अभी उसका नाम चल रहा है, नाम भूल गया हूँ मैं। वेणुगोपाल अभी हट गए हैं, हटने वाले 10-5 दिन में। सर अटॉर्नी का क्या मतलब होता है? अटॉर्नी का मतलब होता है रिलेटेड टू लॉ। अटॉर्नी का मतलब। एंड सर अटॉर्नी जनरल मतलब जो काउंसिल का लॉयर हो गया। प्रेसिडेंट का वकील। गवर्नमेंट के ऊपर अगर आप केस करते हो कुछ भी, तो गवर्नमेंट की तरफ से वही उसको देखेगा, मैटर को, लीगल मैटर्स को वही डील करेगा। सर गवर्नमेंट मतलब यही ना सर, जो एमपीज और एमएलएज होते हैं, मींस एमपीज होते हैं। गवर्नमेंट को होता है ना, कभी केस देखा ना, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मैंने बताया था ना केस। तो वो जो Yes, केशवानंद sir. भारती थे, उन्होंने केस जो किया था वो केरला गवर्नमेंट के ऊपर किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितने केस चलते? इंदिरा सानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो रिजर्वेशन को लेकर केस हुआ था। यस सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस है वो। यस सर। तो गवर्नमेंट की तरफ से कौन ये केस लड़ेगा या कोई दूसरा एडवोकेट हायर करना है, उसके साथ जो भी लीगल प्रोसीडिंग को डिस्कस करेगा, वो अटॉर्नी जनरल करता है। यस सर। सर कोई कोर्ट अगर किसी पर मानहानि या क्या बोलते हैं, $0_$YC वो चलाना चाहता है तो अटॉर्नी जनरल का साइन का जरूरत होता है ना सर? अगर कोर्ट अगर मानहानि का दावा करता है तो मानहानि में क्या बोलते हैं उसको? अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या बोलते हैं उसको? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस सर। तो उसके लिए मतलब कंटेम्प्ट ऑफ नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तभी अटॉर्नी जनरल पिक्चर में तभी आता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिक्चर में आएगी। तो अच्छा अच्छा। अगर तुम्हारे ऊपर कोर्ट कोई कंटेम्प्ट लगाता है, तुमने कोई गवर्नमेंट कोर्ट के किसी डिसीजन के खिलाफ गलत बोल दिया और कंटेम्प्ट कोर्ट ने अगर तुम्हारे ऊपर लगा दिया, तो अटॉर्नी जनरल कहाँ से पिक्चर में आ गया बीच में? मैंने एक वीडियो में देखा था सर, तो हो सकता है। इनको समझने की कोशिश करो ना। देखो, अटॉर्नी जनरल पिक्चर में तभी आएगा जब उसमें पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी। तो हाँ शायद नहीं, वो हो गई, वैसे वही है, वो गवर्नमेंट का वकील है, वो प्रेसिडेंट का आदमी है वो। हाँ हाँ यस सर। Turn microphone off. सर Double एक tap to क्वेश्चन है सर, जो अदालत में जो मामला चल रहा है ना सर, उसमें बोला सिंगल डबल बेंच है, उसके सर सिंगल बेंच या डबल बेंच क्या है? Press button up. Button unavailable. You can't unmenu out of list when pop button reject you are. Button unavailable. Reject when button sudden queue. इसमें Button आपका unavailable. जो बेंच जो होता है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 31 वकील With होते rabbit from हैं। the turn on camera. 34 हो गए शायद। Turn on microphone. ठीक है, कितने वकील होते हैं? तो जब कोई पर्टिकुलर केस आता है, उस केस के लिए बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। अब वो कितने लोगों की बेंच होगी वो डिसाइड होता है उस केस की ग्रेविटी के ऊपर। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है तो उसके लिए मिनिमम 5 जजेस की बेंच होती है। अगर इससे कम का होता है तो 1 जज की या 2 जज की। अगर 1 जज की बेंच है तो 1 जज फैसला करेगा, 2 जज की है तो 2 करेंगे। जैसे अयोध्या वाला केस था, वो 3 जज की बेंच थी। केशवानंद भारती केस था, उसकी 13 जज की बेंच थी। तो
नंबर ऑफ जजेस होते हैं उस बेंच में, और अगर उस डिसीजन को चैलेंज किया जाता है या कोर्ट उस पर दोबारा सुनवाई करता है या रिव्यू पिटीशन डालता है, तो उसके जो नेक्स्ट जो बेंच बैठेगी उससे ज्यादा जजेस होंगे उस बेंच। सर और एक बता क्वेश्चन है सर, ये जज और वकील जो बनाया ना सर, उनका डिफरेंस क्या है सर? जज और मुखी क्या जो बना है जो जज जज बोला उन्हें जज। जज मतलब क्या बोलते हैं, न्यायाधिकारी। न्यायाधीश बोलते हैं हिंदी में। कहाँ से न्यायाधीश? कभी तुम कहाँ से हो? हिंदी में दिक्कत है तुम्हें? सर हिंदी समझते हो या इंग्लिश में दिक्कत है? समझता है सर। तो जज बोल रहा है, जज। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। सर ये सब आर्टिकल 52 में है सर। अभी मैं सिर्फ यूनियन एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आर्टिकल बताता जाऊंगा आगे, ठीक है? ओके सर। अब आते हैं इलेक्शन प्रोसेस पर प्रेसिडेंट का। माइक्रोफोन ऑफ। माइक्रोफोन ऑफ। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं ये बताओ पहले। सर इसमें विधायक और डायरेक्ट इलेक्शन होता है या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? सर ये इसमें डायरेक्ट जनता देती है, और इसमें जनता के द्वारा जो पद्धति चुना गया जो एमएलए और एमपी है वो लोग भाग लेते हैं। यस सर। पद्धति किसने बोला था? वो कम बोलो जरा एक बार। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। हाँ, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। बताओ इसका मतलब। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली इसने। यस सर, इसका मीनिंग तो नहीं पता। इसका मीनिंग तो सर हमको भी मतलब कोई मतलब क्या बोलूं इसका, मतलब ऐसा होता होगा सर कि कुछ मैं तो मतलब बताया था सर हम लोग। सिंगल दोबारा बोलना ये लाइन क्या? ये लाइन दोबारा बोलना। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अच्छा, सिंगल ट्रांसफरेबल इलेक्टोरल वोट, याद रखना। यस मतलब एक बंदे को एक वोट मिलेगा और वो वोट अपना वोट किसी और से नहीं डलवा सकता। यस सर। ठीक है ट्रांसफरेबल। सर एक बार फिर से बोलिए ना, क्या बोलिए ना? सिंगल ट्रांसफरेबल इलेक्टोरल वोट। सिंगल नहीं, वो वोट वाला क्या बोल रहे थे? एकल मत पद्धति इसका है सिंगल ट्रांसफरेबल, यानी सिंगल वोट होगा। आपका वोट कोई और नहीं डाल सकता, लेकिन वो ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल कैसे है? आपका वोट ट्रांसफर हो जाता है, वो अभी बताऊंगा। तो संक्रमणीय ट्रांसफर वाला वोट होता है वो शायद बैलेट पेपर पे होता है ना, ये उस तरह का वोट नहीं। वोटिंग अब तो ये मैंने अभी अच्छा इसका भी बैलेट पेपर होगा शायद बैलेट पेपर होगा जॉइंट राष्ट्रपति वाला। मैंने जब उसका देखा था जब उसकी वोटिंग हुई थी, जब कश्मीर वाले मुद्दे पे जब 370 हटाई थी। अच्छा रेफरेंडम वगैरह जो होता है पब्लिक करती है, पब्लिक में होता है रेफरेंडम नहीं। तो वो जो उसके जो नंबर्स आ रहे थे ना, वो मशीन पर आ रहे थे, बड़ी सी डिवाइस लगा रखी थी, उस पे आ रहे थे। एक उसमें लिखा रहता है ये, और वो ग्रीक वर्ड यूज करते हैं ना, ये ने ऐसे कुछ होते हैं। यस और नो का मतलब होता है उसमें कितने इस तरफ है कितने उस तरफ है। वो मशीन लगी हुई थी, लोग बटन दबा रहे थे, उसकी एंट्री सामने लाइफ टाइम उसमें आ रही थी। यस सर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का शायद वोट उसका होता है, पर देखना पड़ेगा यार। यस सर। यस, रेफरेंडम होता है, ये क्या चीज होती थी? वो जब आएगा तो बताऊंगा मैं। जनमत संग्रह हिंदी पे बोलते हैं। वो आएगा मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। रेफरेंडम प्लेबसाइट क्या होता है सब बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने इसको सुना। यस सर। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया सिंगल ट्रांसफर एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, क्लियर हो गया? यस यस सर। सारे जितने मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन है एग्जाम के, इसलिए बाबा मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ इन वर्ड्स पे। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है बताओ? सर एमपी और एमएलए। सर संसद, सर लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य।
यस सर, विधान परिषद ये सब विधान निर्वाचक मंडल विधानमंडल करते हैं। नहीं सर, विधानमंडल विधानसभा के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के करते हैं। विधान परिषद के नहीं करते। नो सर, विधान परिषद की नहीं करते सर। विधान परिषद के नहीं करते सर। लोकसभा के सारे सदस्य करते हैं। यस सर। नहीं सर, लोकसभा के सारे नहीं करते सर। मनोनीत उसमें जो राष्ट्रपति सर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना, वो नहीं करते पार्टिसिपेट सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट सर वो तो राज्यसभा में करते हैं नॉमिनेट। सर लोकसभा में तो अब उसमें भी आता है। रुको, राज्यसभा सर, के ये करते हैं। ये थोड़ा सा क्लियर बता दीजिए। होल्ड ऑन। राज्यसभा के सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। नो सर, जो राष्ट्रपति जिसको चुनते हैं वो नहीं करते हैं सर, मनोनीत जिसको करते हैं। ठीक है, मनोनीत। ठीक है, तो ये बात सही है। तो अब सुनो, इसमें जो तुम कह रहे थे कि वो लोकसभा में पहले होता था, राष्ट्रपति जो है तो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता था। यस। ठीक है, अब वो खत्म कर दिया और राज्यसभा में 12 लोगों को करता है मनोनीत। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन आते हैं इसके इलेक्टोरल कॉलेज में। पहले एक वर्ड याद रखना हमेशा, इलेक्टेड मेंबर यानी चुने हुए सदस्य। मनोनीत सदस्य तो आएंगे नहीं, कहीं भी ऑप्शन में मनोनीत वर्ड दिख जाए इमीडिएटली हटा देना, ये तो हो ही नहीं सकता। सर कौन सा वर्ड? मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड। भैया प्लीज म्यूट कर लीजिए। नॉमिनेटेड मेंबर, चैतन्य नॉमिनेटेड मेंबर समझ में आता है? यस यस सर, बिल्कुल। नॉमिनेटेड मेंबर वो मेंबर होते हैं जिनका कहीं कोई इलेक्शन नहीं होता, उनको डायरेक्ट एयरलिफ्ट करके ला दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर, यस सर, प्रेसिडेंट विजय माल्या, हाँ डायरेक्ट लाया जाता है। तो ये होते हैं आपके, जैसे अभी एट प्रेजेंट में बात करो आपके एस जयशंकर। सर इज ही नॉमिनेटेड? ये मनोनीत नहीं है, सॉरी। एस जयशंकर को लाया गया है, उनको इलेक्शन के थ्रू लाया गया है राज्यसभा से। ठीक है सर, ये जो मनोनीत है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा सा बताइए सर, ये समझ में नहीं। विजय माल्या भी पहले राज्यसभा का मेंबर था। हाँ, मनोनीत थे वो। मनोनीत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जो विशिष्ट खेलों में, विशिष्ट क्षेत्रों में जिनकी उपलब्धियां रही हैं, किसी भी क्षेत्र में, कला में, साहित्य में, विज्ञान में या खेल में, कहीं पर भी, तो राष्ट्रपति उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए स्पोर्ट्स के या विज्ञान के क्षेत्र के लोगों को भी राज्यसभा में क्या बोलते हैं प्रतिनिधित्व मिले, तो उनको डायरेक्ट बिना इलेक्शन के लेके आ सकता है, क्योंकि वो लोग इलेक्शन तो लड़ते नहीं है, तो प्रतिनिधित्व कैसे होगा? तो राष्ट्रपति डायरेक्ट ला सकता है। तो सर ये विजय माल्या किस बेस पे आया फिर? ये तो इनमें से कोई भी नहीं है। इसमें वो भी आता है, ये बहुत उसमें आता है, क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। सर तो मतलब ये जो मनोनीत किया जाता है वो मतलब एरिया वाइज किया जाता है, मतलब स्टेट वाइज या कुछ नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, कहीं से भी पूरा मतलब कि इंडिया लेवल पे जैसे फील्ड वाइज किए जाते हैं। हाँ, फील्ड वाइज मतलब पूरा कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं है कि किस कैटेगरी से कितने आएंगे। राष्ट्रपति का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहीं से भी ला सकता है, कितने भी लोग ला सकते हैं। और कितने नंबर है सर? 12 लाख। 12, अच्छा, मैक्सिमम 12। मैक्सिमम 12, कम भी हो सकता है इससे? हाँ, कम होता है। अच्छा, ओके यस सर, प्लीज कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और, तो ये आपने क्या बताया सर, ये भाग ले सकते हैं ना इलेक्शन में? नहीं, मैंने बोला कि जब भी मनोनीत वर्ड आ जाए, नॉमिनेटेड वर्ड आ जाए, इमीडिएटली एलिमिनेट कर दो। ये इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आ ही नहीं सकता। अच्छा, ये 12 लोग नहीं आ सकते हैं? कहीं भी नॉमिनेटेड वर्ड मिल जाए, कहीं से भी, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, कहीं से भी मिल जाए। एक तो विधानमंडल और एक नॉमिनेटेड मेंबर, इनको तो हटा दो। अब लॉजिक से विधान परिषद मंडल तो दोनों आ जाते हैं विधानसभा। हाँ, विधान परिषद पर। तो सर ये जो विधानमंडल है, बेसिकली विधानमंडल क्या चीज होती है? विधानमंडल जस्ट लाइक स्टेट का पार्लियामेंट, जिसमें दोनों हाउसेस आ जाते हैं। तो उसमें दोनों हाउसेस होते हैं। स्टेट में 2 हाउसेस होते हैं। तो अब आपका ये आ गया, देखो, एक तो प्रेसिडेंट के बाद नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट को चुनते हैं लोगों को तो वही लोग चुन सकते हैं प्रेसिडेंट को जिनको लोग चुनते हैं, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इनडायरेक्टली पब्लिक चुन रही है। तो वो जो लोग नॉमिनेटेड होते हैं वो तो पब्लिक से चुने हुए होते नहीं है, तो प्रेसिडेंट को पब्लिक के चुने हुए लोग ही चुन सकते हैं। तो और दूसरी बात, तो सोचोगे जिन लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा है और वो बाद में प्रेसिडेंट को पता है, सीम्स लॉजिकल? यस सर।
पहले प्रेसिडेंट ने उनको ले आया, अब वही लोग प्रेसिडेंट को वोट डाल देंगे, तो ये तो फेवरेटिज्म वाली बात हो गई ना। तो नॉमिनेटेड मेंबर कभी नहीं आएंगे। मैं लॉजिक से इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग को बैठ जाएगा। दूसरी बात, विधान परिषद के लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि भारत में 7 या 8 स्टेट में विधान परिषद है, हर स्टेट में विधान परिषद है ही नहीं। अगर आप विधान परिषद के मेंबर्स को राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सदन है, उसके बिना हमारा पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन विधान परिषद एक महत्वपूर्ण सदन नहीं है। विधान परिषद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ना विधान परिषद को इतनी पावर है जितनी राज्यसभा को पावर है। विधान परिषद एक बस टाइम पास चीज है, उसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर स्टेट्स में होता ही नहीं है वो। तो विधान परिषद जिसका कोई रोल ही नहीं है उसे फायदा क्या, वो करेगा क्यों? और दूसरी बात, वो करेगा तो जैसे स्टेट का विधान परिषद है उसका वेटेज बढ़ जाएगा प्रेसिडेंट बनाने में, और जिन्होंने नहीं बना रखा उनको नहीं मिलेगा, उनका शेयर घट जाएगा। ये तो गलत प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई ना। यदि विधान परिषद को हटा दो, सिर्फ चुने हुए लोग बनाए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी और जे&के। हमारे देश में 8 यूटीज है अभी, तो उसमें से ज्यादातर यूटीज जो होती है उनमें अपना विधानसभा नहीं होता, मतलब उनमें इलेक्शन नहीं होता। कभी देखा है इलेक्शन नहीं होता? इलेक्शन क्यों नहीं होता सर? है क्यों नहीं? वो केंद्र शासित होते हैं, वो केंद्र सरकार चलाती है। तो सर वहाँ इलेक्शन होते ही नहीं है सर? हाँ, यूटीज में नहीं होते, वहां पे विधानसभा होती नहीं है। वहां पे डायरेक्ट जो है केंद्र के इलेक्शन होते हैं, राज्य के इलेक्शन नहीं होते। राज्य सरकार होती नहीं है वहां पे। सर ये तो मेरे को पता है, चलो, लेकिन सर यहाँ चंडीगढ़ मेरे पास में, सर चंडीगढ़ में इलेक्शन होते हैं सर, वहाँ पे वो बनते हैं, मेरे को ध्यान है एमएलए वगैरह। इसलिए बनते हैं कि चंडीगढ़ जो है वो विधानसभा उसकी जो है, उनका जो स्टेट असेंबली है वो पंजाब और हरियाणा दोनों का है। यस। चंडीगढ़ की अपनी असेंबली कहाँ है? यस सर। जैसे दिल्ली की है सर, जैसे दिल्ली की है अपनी, दिल्ली की अपनी है। दिल्ली के इलेक्शन में दिल्ली का अपना मुख्यमंत्री चुन के आता है। कभी चंडीगढ़ का मुख्यमंत्री सुना है? नहीं सर। ठीक है। या अंडमान निकोबार का कभी मुख्यमंत्री सुना है? नहीं मिलेगा। सर वहाँ पे फिर कैसे, मतलब जैसे आपके इलेक्शन होते ही नहीं है इन जगहों पे, तो वहाँ पे फिर किस तरीके से, मतलब क्या सिर्फ जो ये एमसी वगैरह होते हैं बस वही रेगुलेट करते हैं लॉ, मतलब कैसे हिसाब वो मैं तो पार्लियामेंट में समझाऊंगा। अभी ये तुम पूरा पार्लियामेंट में घुसते जा रहे हो। अभी हम प्रेसिडेंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट का पार्ट है कि हमारी कितनी लेयर ऑफ गवर्नेंस होती है और कैसे कैसे काम करती है। अभी प्रेसिडेंट पे रोक के रखूंगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 यूटीज हैं जिनमें अपनी असेंबली, यानी यहाँ पे इलेक्शन होता है जहाँ पे चुना जाता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है। दिल्ली, पुदुचेरी और तीसरा लेटेस्ट जो ऐड होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर। फिलहाल 2 ही हैं। फिलहाल 2 हैं, लेकिन ये आएगा क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया था जब यूटी जब बनाया था कि जे&के यूटी विद लेजिस्लेचर, लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। उन्होंने ये दोनों बात क्लियर डिफाइन कर दिया था कि लद्दाख में कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगी, वो परमानेंटली केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहेगा। जे&के में उसकी असेंबली बनाई जाएगी, इलेक्शन कराए जाएंगे सही टाइम पे। तो सर वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में क्यों रहता है? वो वहाँ के राज्य सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने अपने रीजन है शुभम, वो पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हर यूटी की अपनी कहानी है, ठीक है। तो मैं सबको एक पूरा बताऊंगा तो तुम्हारी 3 क्लास इसी में निकल जाएंगी इन चीजों में, ठीक है। अभी से समझ लो कि यूटीज हैं, तो यूटी एक विदाउट असेंबली होती है, असेंबली होती है। तो विद असेंबली जो है वो 3 है। कौन कौन सी बताओ? सर दिल्ली, पुडुचेरी, जे&के। तो इन तीनों को, क्योंकि इन तीनों की सरकार जो पब्लिक से चुनकर आती है, इसलिए इन तीनों के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? सर अब मुझे तुम लोग ये बता दो कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। सर एक तो इसके अंदर विधान परिषद लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं सर, ठीक है। सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स के दोनों जगह के सर, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। बाकी अब लोकसभा में तो नॉमिनेटेड मेंबर बचे ही नहीं है, वो तो खत्म ही कर दिए हैं। इसके अलावा विधानसभा के भी याद रखना, विधानसभा में भी। यस सर।
सर उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं सर। बिल्कुल होते हैं, सब बताऊंगा अभी इतना बच्चों को। एंड सर तीसरा सर वो यूनियन टेरिटरी, वो सब आने दो, रुक जाओ, ठंड पकड़ो। एंड सर तीसरा वो यूनियन टेरिटरी जिनकी अपनी विधानसभा नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, यस, ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल हो गया। अब देखो एमएलए के वोट की अलग वैल्यू होती है और एमपी के वोट की अलग वैल्यू होती है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, रट के लेना। पहली बात करते हैं एमएलए की। एमएलए की टोटल स्टेट की पॉपुलेशन होगी डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, मान लो किसी स्टेट की है 10 लाख, 10 करोड़ है, उसमें मान लो 1000 सीट है, तो 10,000 का वोट आ गया उसका, एक बंदे के इसमें 10,000 आ गया, एंड अगेन डिवाइड बाई 1000। तो मतलब सर अगेन डिवाइडेड बाय 1000 या मल्टीप्लाइड बाय 1000 सर? डिवाइड बाय 1000। फॉर्मूला सुन लो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इनटू 1/1000। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला। सिंपल समझना है तो जितनी भी पॉपुलेशन है उसको नंबर ऑफ जितने भी एमपी एमएलए है उस स्टेट में उससे डिवाइड करो, जो नंबर है उसको फिर 1000 से भाग कर दो। सर +1 भी होता है ना? वो बाद में आएगा, अभी नहीं, ये नहीं, अभी सिर्फ यही है। अभी हम वोट की वैल्यू निकाल रहे हैं, वोट की वैल्यू यही है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो किसी स्टेट की पॉपुलेशन है 10 करोड़ और 1000 एमएलए है उसमें, तो कितना नंबर आया? 1000। 10,000। 10,000। अच्छा 10 करोड़, ओके सर, 10,000। ठीक है, 10 लाख, बल्कि 1 लाख आया, 10 करोड़ 1 लाख आया, एक उसका नंबर आया 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हो गए। ठीक है, 1 लाख को डिवाइड करो 1000 से, तो आया कितना? 100। तो जब वो वोट डालेगा प्रेसिडेंट के लिए, तो उसका वो जब जिसको वोट डाल देगा उसको 100 वोट मिल जाएंगे। यस सर। ठीक है, अब आता है एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, तो एग्जाम में फॉर्मूला भी आता है, तो फॉर्मूला भी याद कर लेना। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इनटू 1/1000। ठीक है, अब अगर एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, सभी स्टेट्स के एमएलए की टोटल वैल्यूज यानी कि पॉपुलेशन ही हो गई, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एमपीज कितने हैं उससे डिवाइड कर दो, वो एक एमपी के वोट की वैल्यू है। बस इसमें कोई इनटू 1/1000 वगैरह वो सब कुछ नहीं करना। नहीं, इसमें कुछ नहीं। सर ये आर्टिकल 55 में सर माइक्रोफोन ऑन। टोटल आर्टिकल बता दो, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। आर्टिकल बाद में डिस्कस करें, आर्टिकल का चक्कर डाल दिया तो भूल जाओगे। एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे सर, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों को वहाँ मतलब काउंट करेंगे सर? अभी हमने पढ़ा था ना कि इलेक्टेड मेंबर्स पास टेस्ट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स आ गए। ठीक है, अब आते हैं क्राइटेरिया प्रेसिडेंट बनने सर के लिए। एक बात पूछनी है सर, ये जो आप इसमें जैसे जो आप बता रहे हो, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो स्टेट की, जिस स्टेट का वो एमपी है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। इसमें उन्होंने बोला है टोटल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए। ऑल एमएलए सर मतलब पूरे इंडिया के एमएलए सर? Show everyone. Press Of button. all states. Button unavailable. Men Pratik Patel. Button menu button mute. Menu button Kalasham cube. Button menu bit button unavailable. You can't unmute. Vijay Kumar. Button unavailable. Bit menu button mute. Shadam cube. एलिजिबिलिटी के लिए बताओ कौन कौन क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सर एक एलिजिबिलिटी है 35। Turn on mic. यस सर, वो भारत का सर्टिफिकेट है। लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। भारत का होना चाहिए, कोई भी पद पे नहीं होना चाहिए। दूसरा वो पागल ना हो, कम से कम उसको 50 वोट होना चाहिए प्रस्तावक लोकसभा के तरफ।
और 50 क्या? लिखित 50 तो दो होते हैं ना, एक तो प्रस्तावक होता है, एक और होते हैं ना अनुमोदक। 50 अनुमोदक, ठीक है। यस। और क्या है? क्या बोला है, क्या बोला है? हाँ, और क्या होता है इसके अलावा? क्या है? कुछ लिखित सर, मोदक अनुमति होता है। ये लोग को लिखित अनुमति चाहिए होता है लोकसभा। ठीक है, और इसके अलावा? पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अरे वो तो हाँ, राष्ट्रपति पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। कोई भारत का सिटीजन तो हो गया, कोई गवर्नमेंट जॉब का लाभ ना उठाना चाहिए। हाँ, लाभ के पद पे। हाँ, और उसके पास में सर औकात से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए। तो वही तो हुआ दिवालिया, वही ना हुआ दिवालिया। बैंक दिवालिया अलग से होती है, डिफॉल्ट अलग से होती है। वो इतना बस बचाओ, बस उतना ही है, ठीक है। इसके अलावा वो उसके पास ना वो जमानत के लिए 15,000 देना होता है। ठीक है। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। हाँ, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। सर एक बार आप रिपीट कर देंगे सर ब्रीफ में ये सारे पॉइंट्स? हाँ बिल्कुल करो, ज्यादा रुको तो सही। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई बाहर का बंदा जो है वो भारत का जो है राष्ट्रपति नहीं बनता, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए। इससे कम एज का बंदे को राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है। ये एसएससी का फॉर्म नहीं है कि 18 साल से ऊपर बढ़ सकता है। उसको मैच्योर्ड इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी में और किसी अदर अथॉरिटी में वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता हो। राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसके 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 होते हैं अनुमोदक। 50 प्रपोजर होते हैं जो उसका नाम प्रपोज करते हैं। प्रपोज करते टाइम पर उसका नाम कम से कम 50 लोग होने चाहिए कि हाँ भाई हम इसको राष्ट्रपति बनाने के लिए एग्री हैं, तब उसका नाम कंसिडर किया जाएगा। कोई ऐसे नहीं खड़ा हो जाए कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मेरा नाम लिख लो, नहीं। 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 सेकेंडर होने चाहिए, मतलब 100 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर पाए। और उसके अलावा 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। सर ये दो क्या होना चाहिए, मतलब 2 चीज आपने बताया, एक तो 50 और प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या है? प्रपोजर और सेकेंडर, मतलब पहले राष्ट्रपति की जब पर्चा भरा जाएगा उससे पहले 50 लोगों के साइन मांगे जाते हैं। यस। ये 50 लोग मेरे साथ हैं, और 50 लोगों के जब पर्चा जमा कर लेते हैं उससे बोला जाता है आपके सपोर्ट 50 लोग और चाहिए। वो 50 लोगों को उसको सिग्नेचर देने होते हैं कि ये लोग मेरे साथ है, वरना पर्चा कैंसिल हो जाएगा। मतलब पर्चा बनना अलाउ है, लेकिन बाद में आपको 50 लोगों के सिग्नेचर और लाने हैं, वो मतलब दिखाया जाएगा कि भाई मैंने वोट भर दिया है, मेरे साथ खड़े हो जाओ। तो 50 लोगों को साथ खड़े करना है, अगर नहीं खड़ा कर पाएगा तो पर्चा रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और ये 100 जो होते हैं वो वही लोग होते हैं जो वोट डालने के लिए एलिजिबल होते हैं राष्ट्रपति को? उसी में से होते हैं, उसी में से। करो कोई बंदा खड़ा हो जाए, सीरियस कैंडिडेट होना चाहिए कि भाई वो गया क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन में, मैं भी खड़ा हूँ इलेक्शन में, तो मतलब कोई भी खड़ा हो जाएगा कि मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है। तो भाई वो तो इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ गया ना। उन्होंने कहा अपने साथ 50 लोगों को लेकर आओ। इलेक्शन कमीशन इसको और टफ बनाना चाहता है कि भाई 100 लेकर आओ, लेकिन अगर वो 100 लेकर आएगा और प्रेसिडेंट सबसे बोलता करेगा कि भाई मेरे साथ 100 आदमी चलो, मैं प्रस्ताव करना चाहता हूँ, तो बंदा सीरियस लेगा नहीं लेगा कि भाई बदनाम देना चाह रहा है ना। तो इलेक्शन कमीशन ने क्राइटेरिया को छोटा कर दिया कि 50 लोगों को अब ले आओ कागज का कि हाँ भाई हम इस बंदे को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए हम इसको देखना चाहते हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट कर दो। 50 कर दिए। अब इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अब हमने तब तो तुमसे स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया नहीं किया, अब हम तुमसे बोलते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ से दे दिया, एक पर्ची बना के दे दी कि अब आपको स्वीकार कर लिया गया है राष्ट्रपति के तौर पे। क्या आपके साथ 50 लोग खड़े हैं, क्या 50 लोग ऐसे हैं जो अब इस बात से खुश हैं? अब आप ले आओ। अब वो लोग जब देखेंगे कि हाँ भाई इस बंदे का सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, तो तब वो सीरियस हो जाएंगे। तो ऐसे लोग 50 लोग जो पहले सीरियस नहीं थे लेकिन अब सीरियस हो जाएंगे, ऐसे 50 लोगों के साइन और ले आओ, तो हो गए अनुमोदक, सेकेंडर। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट?
यस सर। ये तो यस सर। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? सर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अदालत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। और रेजिग्नेशन किसको देता है प्रेसिडेंट? CGI। सर उन्हीं को दे सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को देता है। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति अपना जो देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है और शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लॉजिक समझ लो याद करने के लिए, उसका जूनियर तो दिला ही नहीं सकता ना। क्या तुम अपने जूनियर से शपथ लोगे? नहीं सर। प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट तो जूनियर हो गया ना उसका। यस। क्या तो अपने जूनियर से शपथ लोगे? लेकिन चीफ जस्टिस जो होता है वो एक तरह से उसके बराबर तो नहीं होता, लेकिन जैसे प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव हेड है, चीफ जस्टिस जो होता है वो जुडिशरी का हेड होता है। यस। ठीक है, तो चीफ जस्टिस से वो ले लेगा, वो जुडिशरी की वो भी सुप्रीम पावर है। प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं ले सकता, वो एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो खुद उसके अंडर में काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो यस ले सकता। तो तीन ही तो हेड हुए ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव हेड वो खुद है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद उसके अंडर में आ रही है, तो कौन बचता है उसके पास? चीफ जस्टिस बचता है, उसे शपथ ले लेगा वो। लेकिन रेजिग्नेशन देने के टाइम पर उसको चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है। मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं छोड़ के जाना है, तो मैं सोचूंगा बॉस आ जाएगा तब भाई मैं देखे जाऊंगा रेजिग्नेशन लेटर, मैं लिख के देके चला जाऊंगा, जो भी उसका पीए बैठा होगा भाई रख ले मेरी तरफ से, मैं जा रहा हूँ, ये करूंगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बस प्रेसिडेंट को देके चला जाएगा भाई मैं जा रहा हूँ, देख ली तो अपना हिसाब किताब करके कोई और बुला ली, तो वो अपना वाइस प्रेसिडेंट को देके निकल जाएगा। तो उस टाइम पर उसको चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है। यस सर। और चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट शपथ दिलाता था ना, दोनों एक दूसरे को दिलाते हैं ना। कौन? हाँ चीफ जस्टिस को हाँ, क्योंकि वो भी अपना सुप्रीम है, वो किससे लेगा? वो अपनी जुडिशरी देखता, उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है तो प्रेसिडेंट से ले लेगा। ठीक है, तो होप कि तुम लोगों को शायद ये समझ में आ गए होंगे, क्योंकि रटाना क्या चाहिए, मैंने कोशिश की तुम लोगों की समझ में बैठ जाए सारे के सारे। यस सर। यस सर। तो आज की क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे। कुछ पूछना सर है आप पूछ लो। आर्टिकल 52 से 60 पे कंप्लीट कर दिए। हाँ बिल्कुल, अपने को बहुत खत्म हुआ है। ठीक है, वैसे पार्ट 52